नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। वैभवी एक बार फिर किरदार ज़िंदगी के नए पायदान के साथ। आज फिर हम एक नए मेहमान के साथ रूबरू हैं और जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं और ख़ास क्यों ना हो, उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं और एक मुझे लगता है कि इस उम्र में भी इतनी ज़्यादा चुस्त-दुरुस्त हैं और इतनी ज़्यादा संयत है मैं क्या कहूँ उनके बारे में। अ, एक बेहतरीन शख्सियत से रूबरू कराने के लिए आज मैं आई हूँ 123वें पायदान पर। आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने आई हूँ, सबसे पहले तो उनका परिचय दूँ, हालाँकि उनका जो परिचय है, वो बहुत बड़ा परिचय है। लेकिन फिर भी जो हमारी एक परंपरा रही है और जब भी हम किसी किरदार से आपको रूबरू कराते हैं, मिलवाते हैं, तो उनके बारे में जो बातें होती हैं, जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, उनके बचपन की बातें होती हैं, उनकी उपलब्धियाँ होती हैं, उन सबको हम आप तक पहुँचाते हैं। इसीलिए हमारे जो किरदार होते हैं, वो बहुत ख़ास होते हैं। आज मैं संतोष खन्ना जी से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ और संतोष जी का जो परिचय है, वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जो परंपरा है, जो रीति है, जो रिवाज है, बात तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इनके परिचय में एक बात शुमार है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। इनसे बात करेंगे इसके बारे में। आपने एमए हिंदी विश्वविद्यालय से किया है, एमए अंग्रेजी हिंदी विश्वविद्यालय से और एलएलबी दिल्ली विश्वविद्यालय से। 1 वर्षीय संवैधानिक विधि में डिप्लोमा आपने किया है, 1 वर्षीय संसदीय संस्थाओं और व्यवहारों में डिप्लोमा आपने किया है, शॉर्ट कोर्स इन मैनेजमेंट भाषा जो ज्ञान है इनके पास प्राप्त वो है हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी। इसके अलावा इन्होंने अ, प्रशासनिक, विधायी, न्यायिक एवं अध्यापन कार्य किया है। साथ ही 7 वर्षों तक इन्होंने आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका दी है। इनके कई कार्यक्रम चले हैं, बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में और हम ज़्यादा जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। लोकसभा भारत की संसद में विभिन्न पदों पर इन्होंने 30 वर्ष तक कार्य किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और संसदीय अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं। आप राष्ट्रीय महिला आयोग में लगभग 1 वर्ष तक कंसल्टेंट रहीं। आप जिला उपभोक्ता फोरम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अ, के अंतर्गत 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहीं और उसके बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त की आपने। भारतीय अनुवाद परिषद, नई दिल्ली में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर वाक सेतु पाठ्यक्रम पिछले 35 वर्ष से अध्यापन, स्थायी संकाय अध्यापक, ऑनलाइन अध्यापन भी आपने किया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली में 20 वर्षों तक आपने उससे ज़्यादा आपने जो काउंसलर का पद है, मानव अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और अधिकार, श्रमिक कानून, अनुवाद आदि विषयों का अध्ययन आपने किया है। ये इतना बड़ा इनका परिचय है, मुझे लगता है 1 घंटा इसी परिचय को पढ़ने में ना चला जाए। मैं थोड़ा संक्षेप करती हूँ, लेकिन आपको बहुत आनंद आने वाला है। आपकी कुछ काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं 1991 में, साक्षी भावी कविता काव्य संग्रह 2003 में, समय का सच काव्य संग्रह 2017 में और फुनगियों पर धूप 2021 में प्रकाशित हुई है। प्रकाशन इंडिया नेट बुक्स। अंतर्राष्ट्रीय काव्य संग्रह काव्य सलीला प्रकाशन इंडिया नेट बुक्स। मुट्ठी में सूरज काव्य संग्रह का भी प्रकाशन साहित्यपीडिया के माध्यम से हुआ है और भावी कविता संग्रह पर का जो है अनुवाद वो नेपाली भाषा में हो चुका है। ये सब इनकी उपलब्धियां रही हैं। पत्रकारिताओं में भी इनकी काफी पकड़ रही है और संपादिका हैं आप। और भी बहुत बड़ा इनका परिचय है और मुझे लगता है कि
पढ़ते-पढ़ते बहुत समय बीत जाएगा। तो चलिए हम बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित है, त्रैमासिक पत्रिकाएँ बहुत सारी रही हैं जिनकी संपादिका रही हैं और इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। विधि भारती पुस्तक पुरस्कार योजा संस्थापना हिंदी में विधि लेखन पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए अब तक कुछ लेखक इस पुरस्कार का मतलब इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। ये सब इनकी उपलब्धियां हैं और भी बहुत कुछ है इनके बारे में बोलने के लिए और मुझे लगता है बहुत बृहद परिचय है। तो मुझे लगता है कि हम उनसे रूबरू आपको कराएं क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वैभवी ही बोलती रहेगी तो हम संतोष जी को कैसे सुन पाएंगे। तो चलिए संतोष जी से आपको रूबरू कराती हूँ। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, आपको भी नमस्कार और आपके सुनने वाले सभी श्रोताओं का भी को नमस्कार करती हूँ, उनका अभिनंदन भी करती हूँ मैं यहाँ पे। बहुत बहुत आज शुक्रिया। अच्छा लग रहा है कि सबसे जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो आपका भी आभार इस बारे में कि आपने मुझे सुअवसर दिया कि मैं सब लोगों से कुछ ना कुछ रूबरू होकर बात कर सकूं। ये हमारा सौभाग्य है संतोष जी कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और हमसे बात करने के लिए आई, अस्वस्थ हैं उसके बावजूद आप जुड़ी रही हमारे साथ और बहुत सारी बातें हम करेंगे। आपका जो परिचय मैं पढ़ रही थी बहुत बड़ा परिचय है और मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि समय का अभाव है। मुझे लगता है जितना बड़ा परिचय पढ़ूंगी उससे ज्यादा मैं आपसे बात कर लूंगी, लेकिन परिचय का मतलब है कि आपकी जो जीवन की यात्रा रही है वो बहुत बृहत यात्रा है। आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। आपकी जो उपलब्धि है उसके लिए आपने बहुत संघर्ष किया होगा, लेकिन कार्यक्रम को जब हम शुरू करते हैं तो हम हर किरदार से यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने परिवार के बारे में बात करें, आप अपने भाई-बहन, माता-पिता के बारे में बात करें। यहीं से कार्यक्रम को शुरू करेंगे। स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे अवसर दिया बात करने का। अब आप परिवार के बारे में पूछ रहे हैं तो हम तो मेरा जो जन्म है वो प्री पार्टीशन डेज में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था और हम लोग जो है बड़ी उस तरह की स्थितियों में भारत में आए थे वहां से निकल के। वो अपने आप में एक इतिहास है क्योंकि हम लोगों को, मैं तो बहुत छोटी थी, बच्चा ही थी, लेकिन फिर भी जो बताते हैं या जो मेरे भी मानसिक उस वक्त कुछ तो इम्प्रेशन रहे होंगे बच्चे के रूप में भी कि वो हम लोग वहां से पैदल आए थे। मतलब हमें जो है जी, मैं हम बात सुन करते रहे हैं। रहूं? हाँ हाँ, जी, बिल्कुल आप बात तो हम करिए। लोग जी। वहां से आए थे। हाँ जी, हाँ, तो फिर उसके बाद जो है भारत में आके हमारे माता पिता जो है वो एक तरह से अपने आप को स्थापित कर रहे थे। कई कई प्रॉब्लम्स आई, वो तो एक पूरा इतिहास है, उसको बोलेंगे तो आज उसी पे बात हो जाएगी। तो खैर वो पूरे जीवन का संघर्ष वहीं से शुरू हुआ था। मेरा जहाँ पे एजुकेशन हुआ था वो जगह ही ऐसी थी कि सिर्फ 5वीं तक का स्कूल था, तो मुझे तो 5वीं तक स्कूल जाने का ही मौका मिला। बाकी मेरी एजुकेशन जो है एक कमरे में बैठ के एक टीचर महोदय से वो लेके गाइडलाइंस लेके तो मैंने बाकी जो है स्टडी वहां पे किया पंजाब में। मैं शादी से पहले की बात है। तो शादी फिर मेरी हो गई तो फिर मैं दिल्ली में आ गई। तो दिल्ली में आने का एक एक अच्छा सुअवसर रहा कि मैंने यहाँ आके टाइपिंग वगैरह सीखी और फिर मैं जॉब में आ गई ऑल इंडिया रेडियो में। तो मेरा जो करियर आरंभ हुआ वो एकदम शुरुआत से ही हुआ, एक क्लर्क के रूप में हुआ। तो लेकिन मैंने तभी सोच लिया था कि अगर जॉब करनी है तो अच्छी जॉब करनी है, इसलिए फिर मैंने जॉब के साथ साथ स्टडी भी शुरू कर दी। तो मैंने वहीं से जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो कनॉट प्लेस में शाम को क्लास से ऑफिस के बाद
ऑल इंडिया रेडियो अटेंड करने के बाद शाम को मैं क्लासेस अटेंड करके फिर घर जाती थी और फिर परिवार को देखते थे। तो ये है कि मेरा एक बेटा है, तो उसी वो अच्छी बात ये हुई कि वो उसका परवरिश ईश्वर की कृपा से जैसे भी हम लोग कर पाए, लेकिन वो डॉक्टर बन गया। तो हमारे परिवार में वो डॉक्टर बनने वाला भी पहला व्यक्ति था और आज वो एक सीनियर सर्जन है, उसकी पत्नी भी डॉक्टर है। तो ये एक परिवार जो है, उनके फिर आगे दो बच्चे हैं। मेरा तो एक बेटा था, उसके आगे एक लड़की है और एक लड़का है। वो अपना 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 स्ट्रगल कर रहे हैं सेटल होने का। उनके जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, तो इस तरह से है। तो ये तो मेरा। और फिर उसके बाद जो है मैं ऑल इंडिया रेडियो से में रह के ही मैंने एमए हिंदी कर लिया था और फिर मैंने कंपटीशन देने शुरू किए थे और उस कंपटीशन में ही मेरा लोकसभा में उस वक्त असिस्टेंट के पोस्ट पे कंपटीशन में चयन हुआ था। तो वो उस वक्त तो असिस्टेंट का भी बहुत बड़ा महत्व समझा जाता था। ऐसे लगता था जैसे जी, कोई जी, आईएएस जी, बिल्कुल। पास कर लिया हो उस जमाने में। जी, आजकल तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं। तब तो मुझे लगता है कि मैं अपने लोकसभा में ही उस वक्त आई वाज द फर्स्ट लेडी टू बिकम असिस्टेंट इन लोकसभा आल्सो। तो फिर वहां पे तो वर्क कल्चर जो है एकदम अलग है, बहुत काम करना पड़ता है। तो वहां भी बहुत काम किया और एक्चुअली पार्लियामेंट जो है एक तरह से मेरी पाठशाला रही। बहुत कुछ जानने का मौका मिला, क्योंकि पार्लियामेंट तो देश की सर्वोच्च संस्था है, लोकतंत्र की संस्था है। वहां पे जो है बहुत सारी सीखने को चीजें सीखने को मिली और इस तरह से मैं वहाँ 30-32 वर्ष तक मैंने वहाँ पे काम किया। और फिर रिटायरमेंट के बाद मेरे को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में बुला लिया था। 1 साल काउंसलर में वह रही और लेकिन उसके बाद वहां पर भी बहुत अच्छे मतलब महिलाओं से रिलेटेड कई काम किए मैंने। डॉक्टर मोहिनी गिरी, शी वाज द चेयरपर्सन, उन्होंने मुझे बुलाया था काम करने के लिए अपने साथ। तो बहुत अच्छा लगा, 1 साल मैंने काम किया। लेकिन बाय द टाइम आई वाज सिलेक्टेड एज ए जज फॉर कंज्यूमर कोर्ट, तो फिर मैंने 5 साल वो काम किया। ये रिटायरमेंट के बाद मैंने काम किया, तो वहां भी जी सर, अच्छा लगा बिल्कुल। मुझे अपनी जी, सेवाएं दे के, न्यायिक सेवा। जी, बिल्कुल, बहुत जी, अच्छी बात कही आपने। आप कुछ इतना बड़ा कहना आपका परिचय। जी, मैं कह रही हूँ कि इतना सुंदर परिचय है, इतना कुछ आपने जीवन में किया और किसी व्यक्ति को थोड़ा करने का अवसर मिलता है, आपको बहुत करने का अवसर मिला। हर क्षेत्र में आपने कुछ न कुछ किया है। मुझे लगता है कि सब कुछ आपने कर लिया, किसी और के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। हर फील्ड में आप। आप आगे हैं। मुझे हाँ, सुनना है। मैं तो एक बात ये जी, कहना चाहती हूँ कि ईश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को एक ही जीवन में मतलब ये है कि सरकार में भी काम करने का मौका दिया, लेजिस्लेचर में यानी पार्लियामेंट में भी काम करने दिया और न्यायपालिका में भी काम करने का मौका दिया। तो ऐसे बहुत कम होता है। और फिर उसके बाद मैं एक भारतीय अनुवाद परिषद एक संस्था है, उसमें भी बहुत बहुत मैंने काम किया है। जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर कार्की गुप्ता जी, उन्होंने उस संस्था बनाई थी। तो मैं जब एमए करके निकली थी तो तभी उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया और फिर उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। मैं अभी भी उस संस्था में हूँ, उपाध्यक्ष के रूप में काम करती हूँ। और वहाँ एक ट्रांसलेशन का कोर्स होता है 1 साल का, वो मैंने और डॉक्टर कार्की गुप्ता ने मतलब मेरे सामने ही मतलब उन्होंने शुरू किया। मैं भी उसकी साक्षी हूँ, सहायक हूँ, सब कुछ हूँ। मैंने भी बहुत काम किया और तब से मैं वो टीचिंग भी कर रही हूँ। वो एक 1 साल का कोर्स है, वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है रोजगार के लिए। तो जी, हम वो जो है मैं 35 साल से उस कोर्स को पढ़ा रही हूँ। हर साल जो है 60-70 लगभग स्टूडेंट्स हम निकालते हैं, डिप्लोमा किए हुए ट्रांसलेशन, जो कि पूरे भारत सरकार में बैंक्स में कारपोरेशंस में हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। कहीं मौका मिलता है तो वो बताते ही हैं कि मैडम हम तो आपके स्टूडेंट हैं। कई लोग विदेश में भी बसे हुए हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है ये करके। फिर मैं इग्नू में काउंसलर भी रही हूँ, वहां पर भी पढ़ाया स्टूडेंट्स को। तो एक तरह से मेरा मल्टीफेरियस एक्टिविटीज रही, मतलब एक ही जीवन में टीचर भी बना दिया ईश्वर ने मुझे, और सरकार में भी काम करने दिया, न्यायपालिका में भी काम करने दिया, और फिर मैंने पार्लियामेंट में भी 30-32 साल काम किया। तो पार्लियामेंट का संतोष जो जी, काम है वो एक संतोष जी एक बात एक पूछना बहुत। चाह रही हाँ थी जी। संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ संतोष जी, रही है। जी हमारे साथ हाँ बहुत आ सारे रही है आपकी आवाज। जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक श्रोता जुड़े हुए हैं। जरा हम उनका अभिनंदन कर हाँ लें। हाँ पटल की जो संयोजिका है आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी हमसे जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हाँ हूँ। हाँ हमारे साथ डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और विशेष आभार संतोष जी से मिलवाने के लिए। हमारे साथ आदरणीय प्रदीप हाँ। गौतम जी जुड़ गए तो हैं। बहुत नीरजा बहुत जी को मेरा भी नमस्कार। जी अभिनंदन करती हूँ प्रदीप जी। हमारे साथ साधना शर्मा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ एक राम जी जुड़े हुए हैं। अकरम जी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आपने बहुत साल पार्लियामेंट में काम किया, आपने संसद में काम किया। तो संसद की जो स्थिति है आज के समय में, जो बातें होती हैं, जो हम टीवी पर देखते हैं, क्या आप पिछले 30-35 साल से जब आपने काम किया, शुरू से ही वही स्थिति रही है या अब ज्यादा विभस्त हो गई है? नहीं, अब लगभग ऐसी स्थिति रहती है, बस किरदार बदल जाते हैं। पहले जो होती थी अपोजिशन, दूसरी पार्टियां होती थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी आजकल सत्तारूढ़ दल है, तब वो ज्यादातर उसमें थे, विपक्ष में थी, और बड़े सारे दल थे। तो शोर वोर तो वैसे ही मचाते थे, काम करने नहीं देते थे, तब भी ऐसे ही होता था। लेकिन अब थोड़ा सा अब और हो गया, क्योंकि मुझे याद है कि ऐसे जब कांग्रेस थी सत्ता में, तो एक दो सेशन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल काम नहीं करने दिया था सरकार को। ऐसे ही जैसे रोज कोई ना कोई मुद्दा लेके आ जाते थे और काम नहीं होता था। आज भी स्थिति वही बनी हुई है। वो वैसे कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए, लोगों की, जनता की वहां समस्याओं को उठाने के लिए है। देश की नब्ज जो है वो आप संसद के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन आप जब बात पहुंचाएंगे नहीं, आप किरदार भर गए। वो ही जो कांग्रेस पार्टी है वो अब विपक्ष में आ गई है, और वो इस बात को समझ नहीं पा रही कि मैं विपक्ष की भूमिका मुझे अच्छी तरह निभानी चाहिए। लेकिन अब मैं उस पर कमेंट न करते हुए, ये सब चीजें तो लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलने के लिए थोड़ा संसद का संचालन होने देना चाहिए। ऐसे रोज जो है हंगामे करने से संसद का समय बर्बाद होता है, टैक्स पेयर का इतना पैसा खर्च होता है संसद पे, वो सारा बर्बाद होता है। और संसद सदस्यों को हम इसलिए चुन के भेजते हैं संसद में कि वो हमारी समस्याओं को वहां पे उठाएंगे, काम होगा, वहां पे कानून बनेंगे, जो कि देश के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल लेकिन इस बिल्कुल। तरह से रोज रोज हंगामा करने से वो जी काम नहीं हो पाता, और मतलब ये है कि वेस्ट हो जाता है। तो कोई भी चीज, क्रिएटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिस्ट्रैक्शन, ये मैं समझती हूँ। संतोष जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो समय हो वो शायद और बेहतर बन सके। आपने बहुत अलग-अलग फील्ड में काम किया है, आपने बहुत सारा अध्ययन भी किया, अध्यापन भी किया, आप न्यायाधीश भी रही हैं। तो इसका आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा या आपके परिवारजनों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? इतना कुछ एक 24 घंटे में करना। आप मुझे सुन पा रही हैं संतोष जी? संतोष जी मुझे सुन पा रही हैं क्या? लगता है संतोष जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। और यकीन मानिए तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ
कि इतना बड़ा इनका परिचय है और इनको सुनने की थोड़ी-सी दिक्कत है, सुन नहीं पाती हैं सही से। बावजूद उसके इनकी जिजीविषा देखिए कि हमारे कार्यक्रम में आई हैं और अपनी ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं पर बात करना चाहती हैं और उपलब्धियाँ बहुत हैं, पुरस्कार इनके बहुत हैं। मैं उम्मीद करती हूँ थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ें और हम उनसे और ज़्यादा बातचीत कर पाएँ क्योंकि जो अनुभव उनके पास है, वो अनुभव हम सब लें, तो शायद हमारे लिए और अच्छा होगा, हमारे जीवन के लिए, हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि खन्ना जी जल्दी से हमारे साथ जुड़ेंगी और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि गर्व है आप पर, बिल्कुल सही है क्योंकि ये बहुत ऐसे कार्य इन्होंने किए हैं कि वाक़ई हम सबको गर्व है। डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ विनीता जी। और सुदर्शन दीदी ने लिखा है कि ट्रांसलेशन का कोर्स आपने भी किया है, तो आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था। कोर्स करके आप शायद घर में बैठ गईं? मुझे इसका उत्तर चाहिए, पूछ रहा है भारत कि आप कोर्स करके घर में क्यों बैठ गई? खैर मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे साथ दोबारा से जुड़ें। जी, जुड़ गई हैं, संतोष जी जुड़ गई हैं। जी, संतोष जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है। मैं इसमें मोबाइल पे आ गई ना। अच्छा, अच्छा, मोबाइल पे आ गई। बहुत अच्छा किया हाँ, आपने, आराम से बैठिए, हाँ, सब हाँ, आपको क्योंकि सुनना चाहते हैं। उसमें गड़बड़ हो रही है। जी, 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 कोई बात नहीं। उसमें बारी-बारी कट ऑफ हो रहा है। हाँ अब जी। आप बहुत सुंदर दिख रही हैं, बहुत साफ-साफ आपका चेहरा दिख रहा है, प्यारा-प्यारा सा चेहरा दिख रहा है, तो हमें भी अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। जी, जी, अभी चलो हम ठीक है अपने फिर। बारे में बात कर रहे थे कि 24 घंटे का समय सबके लिए 365 दिन और इतना कुछ आपने किया अलग-अलग क्षेत्र में, कैसे कर पाई आप? कितना आसान था आपके लिए? हाँ, नहीं, समय तो सबके पास उतना ही होता है, लेकिन एक ये 2 चीज़ें होती हैं कि एक लगन हो कि कुछ अचीव करना है, दूसरा उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं यही कहती हूँ कि ईश्वर ने जैसे-जैसे ऑर्डेन्ड किया, मैं वैसे-वैसे करती रही। अब मैं जब से मैं रिटायर होने वाली थी तो मुझे लगा कि मैं भारतीय अनुवाद परिषद में तो बहुत समय से हूँ, बहुत काम कर लिया, उसको खड़ा कर दिया। मतलब एक तरह से संस्थाओं को खड़ा करना पड़ता है आपको, भई वो अच्छी तरह से काम कर सकें। तो मुझे लगा कि मुझे अब रिटायरमेंट के बाद कुछ और करना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अगर साहित्यिक पत्रिका निकालूँगी तो आई विल बी जस्ट एडिंग वन, एक और मैं साहित्यिक पत्रिका दे दूँगी, तो मुझे कुछ नया करना है। तो तब मैं थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि चूँकि मैंने संसद में काम किया है, तो थोड़ा शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये प्रेरणा मिले, ईश्वर ने कहा करने के लिए कि मैं कानून के क्षेत्र में एक पत्रिका निकालूँ। तो मैं फिर पार्लियामेंट में ही रह के मैंने ये सब शुरू किया। तो एक कानून की पत्रिका मैं 30 साल से निकाल विधि रही हूँ। भारती, विधि भारती। विधि भारती, जैसे मैं आपको एक झलक दिखा सकती हूँ, ये जो जी, हमारा ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। 120वाँ इश्यू आप देख पा रहे हो? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, देख पा रहे हैं। हाँ, ये 120वाँ 21वाँ इश्यू है। इसके साथ इस वाह! पत्रिका को निकलते हुए मतलब 30 इयर्स हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, ये ईश्वर ही जो उसी का ही एक तरह से आदेश है जिसका मैं पालन कर रही हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि अब आप छोड़ो क्या करना है, पर मुझे लगता है कि ईश्वर से भी ये मैं कहती हूँ कि ठीक है मेरी एज हो गई, लेकिन अभी मुझे मत बुलाना, अभी मुझे इसका बहुत काम करना है। तो मैं कभी ये नहीं कहती कि अभी मेरे को बुला लो। मैं कहती हूँ कि जितना भी रखना है, यहाँ पे रखना है, अलाउ मी टू वर्क। मैं ऐसे सेहत खराब ना हो कि मैं कुछ कर ना सकूँ, है ना? क्योंकि ये तो उसी के हाथ में है कि आपको कितना जी, उसकी आपकी आपको पत्रिका बेनेवोलेंस की मिलती है, उसकी सम दया का अवदान आपको कितना मिलता है, ये उस पे डिपेंड करता है।
मैं तो एक पुर्जा हूँ जो कि उसके कहने से थोड़ा बहुता जितना भी मुझसे होता है मैं काम कर रही हूँ। संतोष जी, आपके एक पाठक यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप गौतम जी ने लिखा है कि ये पत्रिका इन्होंने पढ़ी है, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ अंजनी हाँ, कुमार द्विवेदी जी मैं भी मुंबई उनका महाराष्ट्र धन्यवाद करना चाहती हूँ उनकी इस धन्यवाद प्रतिक्रिया से। जी। हाँ हाँ, मैं हमारे भी साथ उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी, जी संतोष जी। कुकी ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सब इसी प्रकार जुड़े रहें, बने रहें, और आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को शेयर करते रहें। आप पानी पी लीजिए संतोष जी, पानी पी लीजिए। हाँ, थोड़ा। जी 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 जी। हाँ जी जी, आगे। संतोष जी, इतनी इतनी उपलब्धियां, इतना सब कुछ कार्य किया, संसद से लेके न्यायाधीश तक, पढ़ाई लिखाई इतनी की आपने। आपने एमए किया, एलएलबी किया। कभी कोई ऐसी बात आपको लगी हो कि जो आप चाहती हैं कि हमारे दर्शकों से आप साझा करें, कोई मन की बात, कोई उतार चढ़ाव, कोई संघर्ष हमें एक्चुअली बताना चाहें? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वैसे तो कहते हैं ना कि प्लान करके चलना चाहिए। भाई कैसे आपको तय करना चाहिए कि आपको करना क्या है। पर मेरा जीवन तो ऐसे ही रहा कि जो चीजें रास्ते में आती गई, मैं जिस जिस जैसे ही मुझे प्रेरणा मिलती गई मैं वैसे ही अडॉप्ट करती गई। क्योंकि मैंने पढ़ाई तो इसलिए भी की कि एक अच्छी जॉब, तो पार्लियामेंट में एक अच्छा वहाँ का जो है, मुझे ईश्वर की बहुत कृपा रही कि एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में मुझे उसने काम करने का मौका दिया। तो मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ उनके पार्लियामेंट के लिए कि मुझे वहाँ पे काम करने का मौका मिला, और उसकी बदौलत है कि बाकी काम भी चल रहे हैं। मैं रिटायरमेंट के बाद मतलब खाली नहीं बैठी, कुछ ना कुछ जो भी मुझसे हो सकता है, मैं ईश्वर जो मुझसे करवा रहा है। तो जैसे आपने देखा साहित्यिक अवदान भी काफ़ी है मेरा। मैंने जैसे कविता 5-6 संग्रह तो काव्य संग्रह आ गए, हिंदी के आ गए, एक अंग्रेजी का भी आ गया है अभी। और इसके अलावा मैंने 3 नाटक लिखे हैं। आपने तो बायोडाटा में नहीं देखा होगा। तो ये जो नाटक भी हैं इसमें एक तो 3 नाटक, तो एक है कि मेरा ट्रांसलेटेड नाटक है। वो अंग्रेजी का, चूँकि मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ का एक बहुत अच्छा नाटक था जो मुझे बहुत पसंद था, बर्नार्ड शॉ का सन जॉन। तो उसका भी मैंने अनुवाद किया। अनुवाद किया तो फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उसको खेला भी है, उस उस ड्रामा को, मैं जो मैंने अनुवाद किया था। फिर एक सामाजिक नाटक तुम कहो तो मैंने लिखा है। और अभी एक एक अनुवाद पे थोड़े कुछ साल पहले मैंने लिखा था, अ, सेतु के आर पार। वो अनुवाद को कथ्य बना के लिखा है। इस तरह का कभी नाटक कभी लिखा नहीं गया। वो मैं जो है उसको बहुत लाइक किया गया कि अनुवाद के कथ्य को लेके कोई लिखता नहीं है, मतलब इस तरह का नाटक कोई। तो ये पहला नाटक है। अब जी मैं इसका एक झलक दिखाना चाहती हूँ। ये जी इसका सेकंड संस्करण, सेतु के आर पार नाटक का सेकंड संस्करण अभी आया है। पहले तो 2018 में वो छपा था। तो अब ये एक नया उसका दूसरा संस्करण भी आ गया है। तो इस तरह से एक मेरा जो एक मैंने उपन्यास भी लिखा है रोशनी करके। और जो मेरा लिखने का आइडिया यही है कि वो ऐसे नहीं लिखना, मतलब कोई ना कोई उसमें मैसेज है। जो लिखने का सभी वैसे तो मैसेज देते हैं, लेकिन मैं जो है वो पॉजिटिव एक साकार मैसेज संदेश उसमें से जो मैं लिखती हूँ, वो कुछ थोड़ा प्रेरणा लिए हो इस तरह के विचार रहते हैं। तो वो उपन्यास भी है। अभी पंजाब संतोष जी, यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी में
मेरे जी। काव्य संग्रह पे और उपन्यास पे, दोनों पे काम भी हुआ है, स्टूडेंट्स ने किया है। तो ये एक अलग से उपलब्धि है, हालांकि और भी बहुत काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स मेरे। संतोष जी, हम्म। आपने अभिनय भी किया है टेलीविजन के ऊपर, तो ये अनुभव कैसा रहा आपका? हाँ, क्या? आपने अभिनय भी किया है टेलीविजन पर? हाँ, वो टेलीविजन पे ऐसे थोड़ा छुटपुट किया था। एक्चुअली मैं पार्लियामेंट में थी, तो वहाँ एक हमारे बंगाली दादा थे, उन्होंने हम लोगों से एक बहुत रविंद्रनाथ टैगोर का एक नाटक करवा लिया था, फुल लेंथ प्ले। तो वो एक इतिहास बना कि मतलब हमारे वहाँ के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे, सबने मिलके मतलब किरदार वही बने थे। तो मैं भी उसमें एक थी। तो इतना बढ़िया वो एक्सपीरियंस था कि उसकी 2 प्रस्तुतियां हुई थी। मावलंकर एडिटोरियम सबसे बड़ा एडिटोरियम है, तो लोग जमीन पे भी बैठे थे, हालांकि हमने परिवारों को ही बुलाया था। तो तब टीवी वाले भी आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप टीवी में कर सकते हो, आ जाओ। तो अब मैं उन दिनों में अभी इतना मेरे विचार खुले नहीं थे, मैं समझ नहीं पाई कि करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बहुत पहले की बात है। तो फिर भी बीच-बीच में कोई छुट-पुट किया, मैंने ज़्यादा नहीं किया। वैसे अपने आप को उस तरफ मैं लेके ही नहीं गई, क्योंकि मेरा फिर और दूसरे काम भी थे, इसलिए मैं और मुझे लगा कि टीवी में नहीं जाना चाहिए, ऐसे आना नहीं चाहिए। आज के विचार और तब के विचारों में बहुत फ़र्क था, है ना? तो इसलिए फिर मैं गई नहीं, हालाँकि वो उस वक़्त बुला रहे थे कि आप जी, तो संतो इतना अच्छा कर लेते हो, तो जी, आप टीवी में आ जाओ। तो संतोष जी, हमारे एक संतोष हाँ जी, जी। हम आपकी कविताएँ भी सुनना चाहेंगे अगर संभव हो। अगर पुस्तक आपके पास है तो ज़रूर एक आध कविता सुनाएँगी आप। लेकिन एक प्रश्न आया है और सुदर्शन जी कुछ पूछ रही हैं आपसे, मैं चाहूँगी कि आप जवाब दें। जो अनुवाद को कथ्य बनाकर लिखा गया है, अनुवाद को कथ्य बनाया आपने, उसके बारे में हाँ, वो हाँ। जानना चाहती हैं, कैसे किया? हाँ, मैं अनुवाद को कथ्य मतलब ये है कि एक कोई कहानी लिखता है ना, कोई ऐतिहासिक उपन्यास लिखता है तो उसमें इतिहास को लेता है। तो मैंने इसमें अनुवाद की जितनी भी तमाम उसमें उसमें थ्योरी कैसे होती है, उसमें प्रैक्टिस कैसे होती है, उसमें अब तक कितना अनुवाद हो गए और स्टूडेंट्स को क्या समस्याएं आती हैं, और ये भी एक मुद्दा उसमें लिया कि ब्रिटिशर्स ने अनुवाद का मिसयूज कैसे किया, भारतीय संस्कृति का लोगों को गलत उसका उसके बारे में बताने का। तो उन्होंने अनुवाद को एक इम्पीरियलिस्टिक तरीके से उसको यूज किया, उपनिवेशवादी उसका इस्तेमाल किया भारत को बदनाम करने के लिए अनुवाद को। तो वो वाला भी मुद्दा उस वाले में नाटक के माध्यम से आ गया है। तो नाटक जैसे भी अभी अभी मैंने आपको ये अनुवाद बताया, तो इसमें जो मेरा पहला ये नाटक आया था, तो इस पे जितनी भी समीक्षाएं थी, बहुत 7 8 10 हैं, वो भी मैंने इसमें अब ले ली हैं, ताकि अगर कोई इसको पढ़ेगा, कोई इस पे रिसर्च करना चाहेगा, तो समीक्षाओं से उसको स्पष्ट हो जाएगा कि इस अनुवाद का मैसेज क्या है। अनुवाद का जो है ये एक तरह से वो ही कहते हैं, जैसे भारतेंदु के बाद तो इस तरह का कभी कोई, मतलब भारतेंदु ने अनुवाद पे नहीं लिखा, लेकिन उस परंपरा में मुझे जोड़ा गया। इसमें लोगों ने जो समीक्षाएं लिखी, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि इसमें ह्यूमर भी है। आपने जो है बात कथोपकथन के माध्यम से और ह्यूमर की के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो है, इतना ये शास्त्रीय विषय है, इसको इतना सरल बना के प्रस्तुत किया है कि बहुत अच्छा लगा लोगों को ये उपन्यास मेरा। यही तो अच्छी बात होती है ना किसी भी लेखक के लिए कि आप कठिन से कठिन बात को बहुत सरलता से कह देते हैं, तभी आप हमेशा सबके जहन में रहते हैं, आपकी लेखनी जहन में रहती है, ये बड़ी अच्छी बात है। और सूर्य नारायण पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। पिछली बार किरदार जिंदगी के किरदार थे आप, और उन्होंने बहुत सुंदर संदेश भेजा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ संतोष जी। उन्होंने लिखा है कि तुलसीदास
तुलसीदास जी ने 77 वर्ष की आयु में पहली चौपाई लिखी थी, तो यह सिद्ध हो जाता है कि रचना कर्म की कोई आयु नहीं होती। इसी तरह आप सभी के लिए प्रेरणा है। हिंदी में मौलिक नाटक लिखना बेहद चुनौती भरा होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और सूर्य नारायण जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी जुड़े रहे हमारे कार्यक्रम से, और आप सभी से एक ही विनती करती हूँ कि कार्यक्रम को शेयर आप करें। तुलसीदास जी की बात कर रहे हो तो उनके बारे में भी यही था कि एक तो वो अवतार हैं, हनुमान जी का अवतार हैं, तो जी इतना बड़ा देखा जाए तो मान्यता है। अब जी वो उसको कौन कितना मानता है, उसको साहित्यिक मानता है या उसको स्पिरिचुअल मानता है आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि रामचरितमानस एक अद्भुत महाकाव्य है। ऐसा कोई मैंने तो अंग्रेजी के काव्य भी पढ़े हैं, महाकाव्य पढ़े हैं, अंग्रेजी के भी पढ़े हैं, और ग्रीक महाकाव्य जो लिखे गए थे उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी है। लेकिन मुझे लगता है कि रामचरितमानस जैसा दुनिया में कोई महाकाव्य आज तक नहीं लिखा गया जो तुलसीदास ने उसमें जो दिया, जिस तरह से करेक्टराइजेशन किया, करेक्टर्स दिए हैं, जिस तरह से संबंधों को उन्होंने परिभाषित किया है, यह मानवीय मूल्य का एक निकष है, वो मतलब अंतिम है मानवीय मूल्य। मुझे लगता है गीता से भी पहले हमारे भारतीयों में, तो गीता से भी ज्यादा अगर वो लोकप्रिय कोई धार्मिक किताब हो सकती है, जिसको हम धार्मिक भी कहते हैं, हालांकि साहित्य के रूप में भी इसको पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, तो ये जो है ऐसा बहुत बढ़िया ये रामचरितमानस है, जिसका मुझे लगता है कि ना कभी पहले लिखा गया ना कभी लिखा जाएगा। क्योंकि जी मैंने जैसे बताया अंग्रेजी के मिल्टन ने लिखा था, जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा, शैली ने प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं करते। अभी हमारे यहाँ अरविंदो घोष हुए हैं, उन्होंने अंग्रेजी में एक महाकाव्य लिखा है सावित्री, बहुत मोटा है और उसमें स्पिरिचुअलिटी है पूरा। उन्होंने सावित्री और सत्यवान की कथा का सूत्र लिया है, लेकिन एकदम स्पिरिचुअल है वो इतना, लेकिन लिखा उन्होंने अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में ना लिखा होता तो वो भी बहुत लोकप्रिय घर हो घर तक सकता पहुंच था। जी बिल्कुल, घर घर तक पहुंचने की संभावना थी। संतोष जी, आपने अनुवाद परिषद में दीर्घ काल तक कार्य किया है, बहुत लंबे समय तक, तो उसका अनुभव कैसा मिला आपको आपके जीवन में नहीं, आप 2 महीने? अनुवाद का तो भविष्य जो है बड़ा ब्राइट है, क्योंकि हम तो ये देखिए, एक तो भारत सरकार में अनुवादकों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे हमारी जो कामकाज की भाषाएं हैं, राजभाषा है, वो दो होती हैं, ना केवल सेंट्रल लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल पे भी राजभाषाएं कई कई होती हैं ना। तो उससे जो है अनुवाद की बहुत संभावना है, वो तो एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से है। लेकिन हमारा भारत जो है बहुदृष्टि बहुभाषिक भारत है। 22 हमारी भाषाओं का तो जिक्र जो है भारत के संविधान में किया गया है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हमें जो है भारत का साहित्य अगर जानना है तो अनुवाद की बहुत बड़ी जरूरत है, और बहुत सारा भारत का साहित्य जो है वो अनुवाद में भी आ रहा है। जैसे साउथ का साहित्य यानी तमिल में, तेलुगु में है, या उड़िया में है, या जापान पंजाबी में है, गुजराती में है, बंगला में है, ये सारा जो है जब भी ये लिखा जाता है मोस्टली जो है हिंदी में तो इसका अनुवाद हो जाता है। हाँ, हिंदी साहित्य का जो लिखा जाता है उसका दूसरी भारतीय भाषाओं में थोड़ा कम होता है, हालांकि उसकी भी जरूरत है कि उसका भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाषा हिंदी जो है उसकी व्यापकता ज्यादा है दूसरी भाषाओं को देखते हुए। चाहे बंगला है तो वो बंगाल तक है, गुजराती है तो गुजरात तक है, लेकिन हमारी हिंदी जो है वो 10-11 राज्यों की तो हिंदी तो भाषा ही है सब बोलचाल के, जैसे बिहार है ना, जी मतलब इस तरह के जो स्टेट्स हैं, दिल्ली को मिला के तो मध्य प्रदेश है, सब बहुत, राजस्थान है, ये इस सब हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स मानी जाती हैं। तो सब जगह जो है अनुवाद का बहुत महत्व है, और आजकल उस लोग जो है उस महत्व को अप्रिशिएट यानी समझने भी लगे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे
स्टूडेंट्स भी हर साल हम इतने निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि उसमें महिलाओं की संख्या हमेशा स्टूडेंट्स में ज्यादा होती है। महिलाएं जो है वो बहुत अनुवादक बन रही हैं तो वो जॉब में भी जाती हैं तो अनुवाद करती हैं। तो इस तरह से महिलाओं ने अनुवाद के क्षेत्र में बाजी मारी है। और बहुत बढ़िया। भारतीय अनुवाद परिषद के मंच से पिछले 35 साल से ना, नहीं तो 30 साल तो हो ही गए कि पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि जो तमिल से हिंदी में करता है या उड़िया से हिंदी में करता है, बंगला से हिंदी में करता है, उसको पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हम पुरस्कार दे चुके हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अनुवाद कर रहे हैं। और अनुवाद के बिना आज तो वैसे भी ग्लोबली भी उसके अनुवाद की बहुत जरूरत है। अंग्रेजी के लिए भी अनुवाद करने हैं और बहुत सारी भाषाएं हैं, जर्मन से और फ्रेंच से भी अनुवाद होते ही है। जी, हाँ बिल्कुल जी, आप। सही कहा आपने। जी, 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 आपने बिल्कुल सही कहा। और अनुवाद के क्षेत्र में अगर जो भी लड़के या लड़कियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए एक खुला मंच है, एक खुली दौड़ है, वहाँ जाके वो शामिल हो सकती हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। जैसे कि आपने शुरू में बताया था संतोष जी कि पाकिस्तान से आना हुआ और भारत में अ, जो हाँ, बसने बहुत का। सारे संघर्ष हुए। जी, मैं एक चाहूँगी कि कुछ लंबा जीवन संघर्ष है संघर्ष का। मैं हाँ। चाहूँगी कि मेरे दर्शकों से आप साझा करें। तो कैसा रहा आपका? क्या संघर्ष हाँ, थे उस समय? मैं तो एक यही बता सकती हूँ कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो खतरा पैदा हो गया था सब हिंदुओं को। एक गांव में हम रहते थे उस वक्त। तो फिर उस गांव में एक हमारे रिश्तेदारों की बहुत बड़ी हवेली थी। सभी लोग उसी में शिफ्ट कर गए थे। तो फिर ये है कि रोज उस पे हमलावर आ जाते थे, मुसलमान हमला करने आते थे। और सारे लोग हवेली में बैठे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हवेली की दीवारें इतनी बड़ी बड़ी होती थी कि वो लोग फांद नहीं पाते थे। और लेकिन जो लेडीज थी, जो बताया जाता है, उनको ये इंस्ट्रक्शन थी कि अगर कभी वो अंदर आ जाएं तो हम तो उनसे लड़ मरेंगे, लेकिन आप जो अंदर कोई हैं सब उसमें छलांग लगा देना। ये बताया गया था सबको। तो लेकिन ये हुआ कि फिर बाद में जो हमारे वर्चस्वी लोग थे उनसे किसी ने, मुसलमानों में जो वर्चस्वी थे, उन्होंने बात भी की कि आप लोग ना, अब तो पाकिस्तान बन गया, आप लोग मुसलमान बन जाओ ताकि हम आपकी रक्षा कर सकें जो रोज आप पे हमले होते हैं। तो सुना था कि कुछ लोग ने कलमा शलमा पढ़ लिया था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कलमा पढ़ लिया है तो अब आप रिश्तेदारी भी करनी चाहिए, लड़कियों की शादी आप हमारे में करो। लेकिन बीच में अच्छी बात ये हुई कि आरएसएस वाले मिलिट्री लेके पहुंच गए और फिर हमें एकदम कहा कि चलो चलो चलो। फिर जो जहां बैठा था, ना कुछ लिया कुछ नहीं, बस चल पड़ा पैदल, हिंदुस्तान में आ गए। तो ये दैट वाज द, आई मीन, बहुत बड़ी त्रासदी थी विभाजन की, जो कि कभी लोगों को भूल नहीं सकती, जो भुगत भोगी हैं आप कितने लोगों कितने को। साल की थी संतोष जी, ये सब घटना जब हो रही पाँच थी? छह साल की तो मैं थी ना, मुझे इतना तो पता ही है। थोड़ा बात ये तो पता ही है कि पैदल आए। हम लोगों के पास कुछ था नहीं उस वक्त। एक घोड़ी थी हमारी, उस पे बच्चों को बिठा के, और बाकी हमारे फादर और मदर पैदल चल रहे थे। और फिर हम इधर आ गए, फाजिलका की तरफ आए, मतलब पंजाब में। तो फिर वो फिरोजपुर में हमारी मासी जी रहती थी, उन्होंने एक छोटा सा कमरा ले दिया हमको किराए पे रहने के लिए। लेकिन उस वक्त किस्मत ऐसी खराब थी कि 15-20 दिन में ही फ्लड आ गया उसमें। जैसे आजकल भी आपने देखा होगा, घरों में पानी घुस जाता है। तो उसमें से वो एक फिर एक नया विभीषिका हम लोग अंडर गो किया। तो बहुत सारे उसके बाद भी कई प्रॉब्लम्स आई। तो अब बहुत बड़ा, वो तो एक संघर्ष की अ, जी, गाथा है। एक किताब एक नई लिखी जा सकती है। तो थोड़े बिल्कुल थोड़े संतोष जी। संतमान।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने, जो संघर्ष रहा है उन दिनों, वो बहुत ही ज़्यादा रहा है। और एक बात और है कि आपने बहुत सारे प्रशासनिक जो सेवाएँ दी हैं आपने, आपने संसद से लेकर आपने न्यायाधीश तक का पद सँभाला है। एक महिला होने के नाते क्या चुनौती आई थी आपके कार्यक्षेत्र चुनौतियां में? तो जो सबको आती हैं वो आई, लेकिन थोड़ा एक अपना आत्मविश्वास था। और मुझे लगता है कि जिस संस्था में मैं थी, पार्लियामेंट में थी, मुझे उस तरह की ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई कि कोई मे मेल जो है वो कुछ तंग करें या कुछ ऐसे। वो ऐसा कोई खास नहीं आई, या आई भी है तो अब भूल भाल गए। हाँ, बसों में कई दफा सफर करना होता था शुरू में। तो आज तो गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन उस जमाने में तो बसें ही नहीं मिलती थी। दिल्ली की हालत इतनी खराब थी कि ऑफिस पहुंचना ही मुश्किल हो जाता था। तो उसमें भी इतनी भीड़ें होती थी कि सफर करना मुश्किल होता था। कई दफा थप्पड़ थप्पड़ खा लिए लोगों ने हमसे बस में। तो ये इस तरह की याददाश्तें हैं, यादें तो हैं ही कि। जी, बिल्कुल लेकिन सही वैसे कुल कहा। में, जी, हाँ, जी, कैसे होता है ना, बस में कोई ऐसे आपको लगता है कि कोई, और आप फिर गुस्से में सो थप्पड़ मार देते हो। तो जी। ऐसे एक दो ऐसे भी हुए मौके कि बस में थप्पड़ मार दिया और ये वो। लेकिन ये है कि तब जमाना ऐसे होता था कि आगे से कोई उछालता नहीं था हाथ वाथ। जैसे अब तो दूसरा सम फर्क हो गया। अब आप सँभल के रहना पड़ता है। हाँ, तब ऐसा नहीं होता था कोई। फिर एक बिल्कुल, दफा बिल्कुल। आपके लिए फिर एक वो संदेश आया है संतोष जी, डॉक्टर विनीता साहनी ने लिखा है कि आप 1947 के विषय में भी कुछ लिखें। उन दिनों के बारे में कोई ग्रंथ लिखें आप, ऐसा उनका कहना है, वो चाहती हैं कि इस ओर आपका रुझान आए। एक पत्रिका है भारत एशियाई साहित्य की हाँ हाँ। जो सह संपादक आप रही हैं, तो क्या है ये पत्रिका? किस नहीं, वो के बारे में? ऐसे था ना, वास्तव में मैं तो ये अनुवाद भी मैंने उसका संपादन किया है। और फिर उसके बाद विधि भारती एक मैंने कानूनी पत्रिका ये शुरू की। मैंने आपको बताया ना कि जब मैं थोड़ा रिटायरमेंट होना था तो मुझे लगा कि कुछ करना है, कुछ चीज से हट के। तो तब मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा कि कानून के विषय में कोई पत्रिका नहीं है। तो फिर मैंने कानून के विषय में कि ऐसी पत्रिका हो जिससे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में, अपनी ड्यूटीज के बारे में पता लगे, कानूनों के बारे में पता लगे। क्योंकि हम भारतीय जो हैं कानूनों का पालन नहीं करते, क्योंकि उतनी इज्जत ही नहीं करते। तो उसका एक कारण ये भी था कि अंग्रेजी में होते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि होते क्या हैं, अधिकार क्या होते हैं। अब तो मीडिया ने बहुत जागृति फैलाई है सब चीजों के बारे में। लेकिन तब आज आप अंदाजा लगाइए, आज से 30 वर्ष पहले, जब अभी टीवी भी जन्म ले रहा था, टेलीविजन भी नहीं होता था। टीवी तो मेरे सामने ही पैदा हुआ, और ऑल इंडिया रेडियो में था, मैं थी तो वहां पे उस एक रिसर्च डिपार्टमेंट था ऑल इंडिया रेडियो का, मैं उसी में काम करती थी। मेरे सामने शुरू शुरू में टीवी का प्रोग्राम शुरू किया उन्होंने। तो वो बहुत पहले की बात है। तो फिर या जैसे मैं रिटायर हो रही थी, और फिर उस वक्त कानून की पत्रिका जब मैंने सोचा निकालने के लिए, शायद मैं पार्लियामेंट में नहीं होती तो ये विचार नहीं आता। तो मुझे लगा कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, बिल्कुल सही। विशेष रूप से महिलाओं को, विशेष रूप से दलित वर्ग को, बाकी लोगों को। तो एक पत्रिका हिंदी के माध्यम से हो, हालांकि ये बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी का भी होता है, लेकिन हिंदी के माध्यम से हो तो वो एक अच्छा कदम हो सकता है। तो वो जी, मैंने शुरू की। और ईश्वर की कृपा आप ये देखिए, मतलब ये है कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि ईश्वर ने ही ऐसे मुझे प्रेरणा दी कि मैं ये काम करूं। और ईश्वर की कृपा है कि साधन ना होते हुए भी 30 साल हो गए इस पत्रिका को निकालते हुए। तो मैं खुद ही कई दफा आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि ये कैसे संभव हो पा रहा है। तो फिर मुझे बस एक झुकने के अलावा ईश्वर के प्रति और कोई बिल्कुल अलौकिक नहीं, कि शक्ति वो है। उसी की वजह से हो रहा है जी, कि ज्यादा पैसा भी नहीं होता फिर भी हो रहा है। मतलब समहाउ कि चाहे मुझे अपना भी खर्च करना पड़ता है, वो कोई बात नहीं,
क्योंकि जी, मुझे तो अब ईश्वर ने दे रखा है कि जी, मैं संतोष जो मैं पेंशन मिलती है मैं उसको खर्च कर देती हूँ, क्योंकि मेरी कोई ज्यादा उस तरह से ज्यादा जरूरतें नहीं होती। बच्चे अपना वेल सेटल्ड है ना, तो जी, उस तरह से। संतोष जी, क्या क्या हम लोगों को कुछ कविताएँ आप सुना सकती हैं? क्योंकि अब हमारा हाँ समय हो सुना गया तो, है। जी, हाँ मैं सुना तो सकती हूँ, देखती हूँ। एक दो जी, मैंने आप चुन के जी, नहीं रखी कि कोई सुनाऊं, अच्छा। पर देख लेती हूँ, टाइम भी जो है। आप सभी का दे, विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के हाँ लिए। कोई देखती हूँ। जी, ऐसे ही अभी मैंने खोली है किताब, ये है फुनगियों में धूप, फुनगियों पर धूप, किताब काव्य संग्रह है। तो अभी मैंने जैसे खोली है तो खुशी एक कविता मिली है छोटी सी, तो मैं उसी को सुना रही हूँ। छोटी स्वागत। छोटी बातों से मिल सकती हैं बड़ी बड़ी खुशियां, छोटी छोटी बातों से मिल सकती हैं बड़ी बड़ी खुशियां। शर्त ये है कि मन तैयार हो, शर्त ये है कि मन तैयार हो खुशी मनाने के लिए, नहीं तो नहीं मिलती खुशी बड़ी बड़ी बातों में भी, अगर मन बीमार हो। ये एक छोटी सी कविता आपको सुना दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, दो चार पंक्तियां आपको सुना दी हैं। जी, तो हाँ मतलब ये ऐसे ये निकल गई थी तो ये मैंने आपको सुना दी है। बाकी तो कविताएं तो इसमें भरी पड़ी हैं, इस पे लिखा भी गया है, लोगों ने लिखा भी है इस पे। तो बाकी तो जी, मैं सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि लोगों ने सुना और आपने बहुत सारी बातें पूछी। और जिंदगी का संतोष जी, फलसफा तो संतोष जी, ऐसा ज़िंदगी है का कि फ़लसफ़ा भी बोलते चले जाओ, जी, जी, कुछ जी। कुछ अंतहीन है, क्योंकि जीवन काफी संतोष जी, लंबा जी लिया, बहुत जी, सारे संतोष अनुभव जी, रहे, कई सारी मैं चीजें रही। जी, मैं कुछ और जानना चाहती हूँ। आपके बचपन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आप बचपन में कैसी थी? नटखट थी या नहीं बिल्कुल ऐसे कुछ सच्ची? कुछ वो मौका ही नहीं मिला, जैसे आपको बताया कि हम तो 5-6 साल के थे, तब तो अगर अकल भी नहीं होती। आजकल तो बच्चों को शुरू में ही बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं अवेयर करने की, तब उस जमाने में ऐसे नहीं होता था। तो और फिर हम इधर आ गए, तो जिन किन हालातों में आए। आराम से पानी पी लीजिए। सॉरी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। किन हालातों में आए कि मतलब पहले तो वो पैदल ही चल के आए, फिर उसमें रहे तो वहां फ्लड आ गया, फिर वहां से सरकार ने उठा के कैंप में भेजा, कुरुक्षेत्र में थोड़े कैंप में रहे। तो वहां पर भी हैजा फैल गया, वहां से भी सरकार ने उठा के वहां भेज दिया, किधर मध्य प्रदेश में कहीं पे, पता नहीं है मेरे को तो कहाँ भेजा था। वहां पे फिर मेरा पहली बार स्कूल में दाखला हुआ था, मध्य प्रदेश के किसी। पर हमारे परिवार ने कहा कि इधर तो कोई रिश्तेदार नहीं रहता, तो वापस चलो। फिर वापस आए। तो बस फिर ये स्ट्रगल ही था। फिर बाद में ये है कि हमारे फादर को थोड़ी जमीन मिल गई, तो फिर हम उस जगह पे आ गए। तो वहाँ मकान मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, और जमीन भी मिल गई, लेकिन इतना बढ़िया नहीं था वो उस वक्त। अब तो बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है, तब ऐसा नहीं बढ़िया था। तो जीवन जो है अभावों में ही रहा हमारा, एक तरह से। ऐसा कोई बहुत ऐसे कोई बहुत स्पेक्टुलर नहीं रहा। हम तो मैं मेरे को तो स्कूल भी जाने का, मैं 5वीं तक के स्कूल में गई हूँ, उसके बाद तो बंद कमरों में बैठ के
मैंने 8वीं की है, 3 साल एक टीचर थी, वो पढ़ाती थी। फिर हमें दूसरी जगह ले जाती थी एग्जाम देने। 8वीं मैंने ऐसे की। फिर 10वीं जो है वो वहीं उसमें छोटे शहर में 2-3 बहनें थी, वो कर रही थी, तो मैं भी उनके साथ एक टीचर से ट्यूशन लेके की। लेकिन ये अच्छा रहा कि उस वक्त उस कस्बे में मेरे ख्याल में फर्स्ट ऐसे लड़की थी जिसकी सेकंड डिवीजन मैट्रिक में आई थी, पंजाब क्या यूनिवर्सिटी बात! से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, संतोष जी एक क्योंकि बात अब और तो पूछनी थी। अब तो नंबर इतने मिलते हैं, फर्स्ट डिवीजन से किसी की कम ही नहीं आती। उस जी, समय तो ऐसे ही था। जी। संतोष जी आपने उपभोक्ता फोरम में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है। एक सवाल मेरा ये है कि आज के समय में जो उपभोक्ताओं के साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है या उनके साथ चीटिंग होती है, वो पहले होती थी या अब ज़्यादा बढ़ गई हैं? आपके समय में किस तरह के केस आते थे? कुछ उसके बारे में बताना नहीं, वो चाहेंगे? जो है ना, तब तो जब मैंने शुरू किया था तो 8-10 साल ही हुए थे उपभोक्ता कोर्ट। पहले जो है ना सिविल कोर्ट्स होती थी, वही देखती थी उपभोक्ताओं के मामले भी। लेकिन सिविल कोर्ट में तो तमाम इतने मामले होते थे, वहां बारी नहीं आती थी, न्याय नहीं मिलता था लोगों को। तो इसलिए फिर एक एक कंपेन चला था कि कंज्यूमर का अलग से बनाओ। तो फिर एक पैरेलल कोर्ट्स बन गई। एक तो सिविल कोर्ट्स तो अब भी हैं जिले की, लेकिन ये पैरेलल बन गई, एक समानांतर न्यायालय बन गए जिस पे आप जा सकते हो। तो पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी बहुत सारे केस आने शुरू हो गए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उपभोक्ता फॉर्म में काम करके लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की। और बहुत मुझे तो पार्लियामेंट में भी काम करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे जी, न्यायपालिका संतोष में जी भी काम करके बहुत अच्छा लगा। जी, और संतोष जी किस तरह मैंने के केस आते अपना थे बेस्ट। आपके पास? संतोष जी आपके पास किस तरह के केस आते थे उस समय? उसमें ये इस तरह के केस मेडिकल नेग्लिजेंस के ज्यादा आते थे, कि जैसे आपने ऑपरेशन जो है ठीक नहीं किया, तो वो डॉक्टर के खिलाफ आते थे। मैंने मेडिकल केसेस बहुत सारे डील किए हैं, क्योंकि मेरे घर में तो मेरा बेटा डॉक्टर था, तो मैं कई दफा उससे बात कर लेती थी कि ऐसे कैसे होता है। जैसे 30,000 का भी एक केस था, तो उसमें एक महिला को बेड पे वो गिर गई थी, तो फिर उसको पहले ही वो चोट में आई थी, उसको नई चोट लग गई थी, तो वो केस निपटाया था। तो मैंने बहुत सारे मेडिकल नेग्लिजेंस के भी केसेस लिखे, और मेरे लिखे हुए केस जो है फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, क्योंकि हमने तो जैसे जो इफेक्टेड पर्सन है, कंज्यूमर है, उसको मुआवजा भी दे दिया, उसके हक में फैसला भी कर दिया। लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो अपील में चली जाती, अपील जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। फिर अंततः सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, तो कई दफा वो ही करता है। अ, अभी भी एक केस था। वो हमारे जमाने का ना हो, लेकिन हो सकता है कब शुरू का ही हो, क्योंकि अब भी बड़ी देर लगती है उपभोक्ताओं के मामले में भी, क्योंकि अब बहुत सारे मामले आते हैं। हालांकि हर जिले में उपभोक्ता फोरम है, लेकिन फिर भी अभी भी एक केस आया था कि किसी पेशेंट का लेफ्ट हैंड का ऑपरेशन करना था, लेफ्ट हैंड का नहीं, लेफ्ट लेग का करना था, और डॉक्टर ने गलती से राइट लेग का कर दिया। ओहो! तो फिर वो केस आया, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है उसके बारे में, कि वो जो नीचे वाली कोर्ट्स ने अप्लाई इसको डिसाइड किया, ठीक ही मुआवजा देना ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नेग्लिजेंस हुई है, मेडिकल नेग्लिजेंस इसमें हुई है, कि उसमें देखा ही नहीं कि लेफ्ट की जगह राइट को कर दिया। तो ऐसे जो है बहुत नुकसान होता है पेशेंट को, और इस तरह से बहुत सही सारे बात। केसेस हैं भी, ऑपरेशन करते हुए अंदर वो छोड़ दिए, कभी कैंची छोड़ दी, कभी और कोई मटेरियल छोड़ दिया, और आपने बंद कर दिया पेट को, मान लो पेट का किया है, तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो तब दोबारा खोलना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे केसेस
आते रहते हैं। ये तो मेडिकल नेग्लिजेंस का है। लेकिन जैसे आपने फ्रिज खरीदा है और वो वर्किंग उसकी ठीक नहीं है, आपने टीवी खरीदा है, या ऐसे बहुत सारे हैं, या आपने इंश्योरेंस लिया है, आप बीमार हो गए लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा ही नहीं दिया, आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया। उस तरह के जी केसेस बहुत सारे जी आते हैं अ, जो कि डील संतोष करते हैं। जी, हाँ संतोष जी, बहुत अच्छी बातचीत हमारी चल रही है, बहुत कुछ अनुभव आपसे आज मिला हमें, और हम कहीं न कहीं उसका ज़रूर उपयोग करेंगे। हमको भी प्रेरणा मिली, बहुत सारी बातें आज सामने आई हैं। साबिर परवेज़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको हाँ पटल पर देख के बड़ी खुशी हो रही है साबिर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। साबिर जी बहुत अच्छे गज़लकार भी हैं, साथ ही हिंदी साहित्य संस्थान की एक मजबूत कड़ी भी हैं, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। और संतोष जी, चलते-चलते आप क्या कहना चाहेंगी? क्या संदेश हाँ। देना चाहती? मैं तो सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गीता में यही कहा है कि कर्म करो। कर्म के बिना वैसे तो कर्म करने ही पड़ते हैं, लेकिन अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो जीवन आदमी का सुधर जाता है। क्या और बात है। इंसान जो है जब अच्छे कर्म करता है, यानी जो जिनको शुभ कहते हैं हिंदी में, या जो कि लोगों को जिससे नुकसान नहीं होता है, ऐसे कर्म करते हैं, तो वो उससे जो है आपको अपनी भी आत्मिक शांति मिलती है और दूसरे को तो अच्छे लगते ही हैं। तो यही कहना चाहूंगी। जी, बाकी आपका साहित्य के बहुत-बहुत माध्यम से जी, जी, साकार साहित्य के कविताएं। हाँ जी। जी, बोलिए, बोलिए। हाँ पूछिए, क्या क्या पूछ रहे हो? साहित्य के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं आप? हैं? साहित्य क्या? के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? साहित्य के बारे में? साहित्य तो एक महत्वपूर्ण विधा है। उसके वो तो शुरू से है और अब भी रहेगी। लेकिन क्या हम उतना जुड़ पाते हैं साहित्य से, और क्या जो साहित्य लिखा जा रहा है वो ऐसा लिखा जा रहा है जो मानव का हित कर सके? साहित्य का मतलब ही है कि जो मानव का हित करे। तो इसलिए मैं उस साहित्य को सही मानती हूँ जो कि सबका हित करे। ऐसे जो अश्लील या उस तरह की चीजें हैं, उस तरह का मुझे साहित्य पसंद नहीं है। इसलिए मैं एक कवि कहानी संग्रह भी निकाल रही हूँ। उसमें 28 29 लोग जुड़े हैं, और उसका मैंने एक ही रखा था कि हम ऐसी कहानियां लिखें जिसमें भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन हो, या मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन हो, या कि पारिवारिक मूल्यों का प्रतिपादन हो। क्योंकि आज की जो हमारी पीढ़ी है वो बड़ी डिप्रेशन में है, अवसाद में है। अभी आपने आज एक केस सुना था, एक जी, पति जो है वो उसका केस चल रहा जी, था जी, जी, और उसने आत्महत्या कर ली। तो इट्स वेरी सैड। तो मतलब ये है कि हमारी, और फिर माएं जो हैं उनसे, मदर्स जो हैं अभी बन रही हैं या वुड भी हैं, उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को संस्कार दीजिए प्लीज। मैंने तो एक आलेख भी लिखा है कि गर्भस्थ शिशु, यानी पेट में जब शिशु आता है, हमारी संस्कृति में तो उनको उस वहां संस्कारों की बात वहीं से शुरू हो जाती है। हम ये नहीं सोचें कि बच्चा अगर पैदा होता है तब उसको चीजें पता लगती हैं। वो पेट में भी अवेयर होता है, बिल्कुल, उसकी अभिमन्यु की चेतना तरह। बनी होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही, हमारी भारतीय संस्कृति उसको भी संस्कार देती है। तो संस्कार देने की बात वहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल और सही जब कहा। बच्चों का पालन पोषण हो उनका, आजकल हम बच्चों को सिर्फ या तो बुली बना रहे हैं, है ना? भाई उसको ज्यादा वो भी उपभोक्तावाद में सब चीजों के पीछे उनकी इच्छाएं बहुत हैं, है ना? तो विद द रिजल्ट के वो पढ़ते कम हैं, इन चीजों के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं, और फिर बाद में उनमें ऐसी प्रवृत्तियां जो जी, हिंसक भी जी, हो कुछ जाती हैं। आपने भावनाओं की वजह स्कूलों से में भी ऐसे मामले होते रहते हैं, है ना? जी, तो जी, जी, उसमें संतोष जी। ये है कि चूंकि हम संस्कारों से बहुत दूर आ गए हैं, हम संस्कार नाम की चीज ही भूल गए हैं। तो भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना होगा अगर हमने दुनिया को अच्छा बनाना है। हमारे हाँ, यहाँ तो
जी। वैसे भी हमारा जो मुख्य मूल्य है, वसुधैव कुटुम्बकम, हम केवल अपना ही भला नहीं चाहते, हम पूरे दुनिया को परिवार मानते हैं, दुनिया का भला चाहते हैं। ये बहुत हमारी सुंदर। संस्कृति का मुख्य मूल्य है। बहुत सुंदर। संतोष जी, हाँ, हमसे जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी सुंदर बातें आपने कही, इतना सुंदर संदेश हाँ, दिया। मुझे लगता है समय हो गया ना, जी, 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 समय हो समय। गया। जी, तो बहुत आपने बहुत सारी चीजें पूछी और मैंने यथासंभव कोशिश की। अगर कहीं मैं अच्छी तरह से ना व्यक्त कर पाई हूँ तो मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहती हूँ, बिल्कुल लेकिन इसकी सबको ज़रूरत नहीं है, सभी सबको को बहुत आनंद आया। जी, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि हर परिवार, हर व्यक्ति बहुत खुश रहे और सबका जीवन शुभ हो। ये मेरी सबके बहुत लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। जो बहुत हमारे लोग सुन भी रहे हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनका अभिनंदन व्यक्त करती हूँ और उनको शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि वो, उनका करियर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, जी। हमेशा सब सुविधाएं सब मिले उनको। जी, जी, धन्यवाद। जी। संतोष जी, बहुत-बहुत आभार। संतोष खन्ना जी से हम बातचीत कर रहे थे। बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके जीवन का, उनके कार्य क्षेत्र का, और बहुत सारी उपलब्धियाँ इनके पास रही हैं और जीवन के जो अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों को हमने आत्मसात करने की कोशिश की इस 1 घंटे में। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार फिर नए किरदार के साथ रूबरू होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। धन्यवाद।